हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप पर गहराई से चर्चा करेंगे। सिविल सर्विसेज की तैयारी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस दौर को क्रमबद्ध रूप से समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस इतिहास को एकदम शुरुआत से एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कहानी कहाँ से शुरू होती है। शुरुआत में ही एक बेहद दिलचस्प सवाल उठता है, अगर भारत इतना समृद्ध था तो वो यूरोपियंस के आगे आखिर कैसे झुक गया? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब इस पूरे विश्लेषण के दौरान ढूंढा जाएगा। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जिन्होंने इतने बड़े बदलाव को जन्म दिया? इस पूरे सफर को आसानी से समझने के लिए इसे 6 मुख्य हिस्सों में देखा जा सकता है। पहला, यूरोपियंस का आगमन। दूसरा, मुगल साम्राज्य का पतन। तीसरा, प्लासी का युद्ध। चौथा, बंगाल पर विजय। पांचवा, इस शासन के आर्थिक प्रभाव। और छठवां, भारत के विभाजन की सच्चाई। ये मैक्रो टाइमलाइन 1498 से लेकर 1947 तक के आधुनिक भारतीय इतिहास की एक बाउंड्री तय करती है। देखिए, 1498 में यूरोपियंस का आगमन होता है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है, 1857 में कंपनी के शासन का अंत होता है और आखिर में 1947 में भारत का विभाजन। ये सारे माइलस्टोन्स एक दूसरे से बहुत गहरी तरह जुड़े हुए हैं। तो आइए इसके पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, यूरोपियंस का आगमन यानी द फर्स्ट एनकाउंटर्स। यहाँ एडवेंट यानी आगमन को ठीक से समझना जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ कुछ नए समुद्री रास्तों की खोज या कुछ जहाज़ों का आना भर नहीं था, बल्कि इसने सदियों तक चलने वाले एक जटिल औपनिवेशिक शासन का मंच तैयार कर दिया था। उपमहाद्वीप पर शक्ति के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत यहीं से हुई थी। और इसी के साथ आता है दूसरा चरण, मुगल साम्राज्य का पतन और उससे पैदा हुआ पावर वैक्यूम। मुगल साम्राज्य के पतन और ब्रिटिश शासन के उदय के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन दिखाई देता है। जैसे जैसे केंद्रीय मुगल सत्ता कमजोर पड़ती गई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही रणनीतिक ढंग से इस पावर वैक्यूम का फायदा उठाया। एक विशाल साम्राज्य की कमजोरी ने किस तरह एक नए शासन का रास्ता साफ किया, ये आगे के इतिहास को समझने के लिए एकदम क्रूशल पॉइंट है। असल में मुगल शासन का अंत कोई अचानक घटी हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया थी। ब्रिटिशर्स ने एक क्षेत्रीय विभाजन का खूब फायदा उठाया, रणनीतिक व्यापार पर अपना एकाधिकार या मोनोपोली बनाए, अपनी बेहतर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किया और सबसे बड़ा बदलाव ये रहा कि वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, बल्कि सीधे प्रशासक बन गए। और यहाँ से कहानी पहुँचती है तीसरे हिस्से और एक बड़े टर्निंग पॉइंट पर, द बैटल ऑफ प्लासी। अगर ध्यान से देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार एक बिल्कुल स्पष्ट क्रम में आगे बढ़ा। पहला कदम था मुनाफा देने वाले व्यापारिक मार्ग बनाना, फिर दूसरा कदम था प्लासी का युद्ध जीतना और उसके बाद तीसरा कदम था बंगाल पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करना। ये सफ़र आम व्यापारियों से राजनीतिक विजेता बनने के उनके पूरे एवोल्यूशन को क्लियर कर देता है। इसी एवोल्यूशन के अगले यानी चौथे हिस्से में बात आती है बंगाल पर विजय और रॉबर्ट क्लाइव के उदय की। बंगाल के अलावा कंपनी ने दक्षिण भारत में भी अपने प्रशासन की जड़ें जमाई। उदाहरण के लिए द मद्रास प्रेसिडेंसी एक ऐसा प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था जिसने ये प्रमाणित कर दिया कि कंपनी अब पूरे भारत में अपना एक विशाल प्रशासनिक नेटवर्क फैला चुकी है। उनकी ताकत अब सिर्फ पूर्व में ही नहीं, बल्कि दक्षिण में भी पूरी तेजी से बढ़ रही थी। अब बढ़ते हैं पांचवें हिस्से की तरफ, इनके शासन के आर्थिक प्रभाव यानी द कॉलोनियल लेजर। सिविल सर्विसेज की तैयारी के नज़रिए से इन ऐतिहासिक प्रभावों को अलग अलग मॉड्यूल्स में बांटना चीज़ों को काफ़ी आसान बना देता है। एक तरफ इंडियन पॉलिटी में प्रशासनिक ढांचे, कानून और शासन में आने वाले बदलाव शामिल होते हैं, जबकि दूसरी तरफ मॉडर्न हिस्ट्री आर्थिक बदलावों, व्यापारिक नीतियों और औपनिवेशीकरण के सामाजिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करती है। ऐसे कैटेगराइज करने से इतिहास की जटिलता आसानी से सुलझ जाती है। और अब हम आते हैं छठे और आखिरी हिस्से पर, भारत के विभाजन की सच्चाई और द फाइनल डिवीजन। 1947 ये महज एक नंबर या एक साल नहीं है, अपने आप में एक पूरा इतिहास है। ये इस उपमहाद्वीप पर सदियों लंबे ब्रिटिश शासन के एक नाटकीय अंत और नए स्वतंत्र राष्ट्रों के जटिल जन्म को दर्शाता है। भारत के विभाजन की सच्चाई कुछ ऐसी कड़ी वास्तविकताओं को उजागर करती है जिन्होंने यहाँ के भूगोल और राजनीति को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया।
विभाजन सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक लकीर नहीं थी, इसके तुरंत बाद के जनसंख्याकीय और राजनीतिक परिणामों ने उस वक्त के माहौल को पूरी तरह पलट दिया था। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसका असर हमेशा रहेगा। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बेहद गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। इन सभी घटनाओं का आधुनिक भारत पर आखिर क्या ऐतिहासिक प्रभाव पड़ा और ये आज भी इस उपमहाद्वीप को किस तरह आकार दे रही हैं? इतिहास दोस्तों सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर की गूंज आज भी महसूस की जा सकती है और इसी पर गहराई से विचार करना इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है।